सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का 5th टॉपिक कवर करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग ही डिस्कस करते हैं। तो इट स्टेट्स अ चेंजिंग कंट्री साइड, ठीक है, अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग का मतलब क्या है? बदलता हुआ, है ना, बदलता हुआ कंट्री साइड। देखिए कंट्री साइड क्या होता है, तो यू कैन से अ रीजन अबाउंडिंग एन अर्बन एरिया, ठीक है, किसी टाउन को जो के साथ में जो लगता हुआ रीजन होता है ना, जिसको एक स्लाइटली रूरल एरिया माना जा सकता है या एक उसको सब अर्बन एरिया कहते हैं, उसे कंट्री साइड कहा जाता है। बट अगर मैं इस चैप्टर के हिसाब से इस कंट्री साइड वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देखूं तो इट रिफर्स टू द एम्पायर या किंगडम ऑफ द किंग, ठीक है। सो एक बदलता हुआ किंगडम, एक बदलता हुआ एम्पायर, उसके बारे में हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला सब टॉपिक है वो है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, ठीक है। पॉपुलर परसेप्शंस, परसेप्शंस क्या होते हैं? थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस या फिर नोशन, ठीक है, कि राजा के प्रति जो है लोगों के क्या विचार थे, लोगों का क्या ओपिनियन था अबाउट देयर किंग एंड वाइस वर्सा, कि राजा का अपने लोगों के लिए क्या ओपिनियन था एंड एट द सेम टाइम लोगों का अपने राजा के लिए क्या ओपिनियन था, वो इस फर्स्ट सब टॉपिक में डिस्कस किया गया है। सो व्हाट डिड द सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स, की जो राजा थे उनके बारे में उनकी प्रजा क्या सोचती थी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, ठीक है, लेकिन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें इस चीज का आंसर नहीं पता लग सकता कि जो राजा की प्रजा थी वो उसके बारे में क्या सोचती थी, क्योंकि ये आप आई डोंट थिंक सो कि शायद आपकी बुक में रिटन है या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा है, लेकिन कभी भी इंस्क्रिप्शंस को ना लोगों के परसेप्शन से नहीं लिखा जाता था। ये आप ध्यान रखना, ये हमेशा राजा के परसेप्शन से ही इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि राजा ही उन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए ऑर्डर दिया करता था। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली कोई भी चीज जो राजा के खिलाफ होगी वो उस इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखी जाएगी। तो डेफिनेटली इंस्क्रिप्शंस के थ्रू तो हमें पता नहीं चल सकता कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे। ओके, सो इन फैक्ट ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences, और बल्कि जो उन राजा की प्रजा हुआ करती थी वो भी कुछ खास अपने इन चीज़ों के आइडियाज़ को कहीं छोड़ के नहीं गई या कहीं पर भी लिख कर नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अगर आप अपने राजा के खिलाफ कुछ गलत बोलेंगे तो डेफिनेटली एट द एंड वो परेशान किसको करेगा? वो आपको ही करेगा ना, राजा का कुछ नहीं जाएगा, बट वही है कि आपको कहीं ना कहीं उसके रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से लोगों ने अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई भी थॉट ऐसा कहीं रिटर्न में किसी को नहीं दिया कि वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं। नेवरदलेस historians have tried to solve this problem by examining the stories contained in anthologies such as Jatkas and Panchtantra, ठीक है। अब देखिए ऐसा जब कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि what the subjects thought of their kings, बट वो स्टिल इंफॉर्मेशन तो लेनी थी, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, कुछ स्टोरीज पढ़नी शुरू की। कौन कौन सी स्टोरीज? जैसे जटकास या पंचतंत्रा, उसमें कुछ स्टोरीज, कुछ छोटे छोटे इवेंट्स, एपिसोड्स को डिस्कस किया गया, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट वर द परसेप्शंस ऑफ पीपल अबाउट देयर किंग्स। सो many of these stories probably originated as popular oral tales, और जितनी ये stories कुछ लिखी गई हैं जटकास या पंचतंत्रा में, most of them were oral tales, मतलब you can say सुनी हुई बातें या जो मतलब इंसान ने सिर्फ बोली हैं, ठीक है। and later these were committed to writing, कि जो उन्होंने सुना वो उन्होंने राइटिंग में लिख लिया, ठीक है। so the जटकास were written in पाली, ठीक है, आप लैंग्वेज देख सकते हैं कि जटकास को पाली में लिखा गया है अराउंड द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई। सो एक स्टोरी है दैट इज गंदा टिंडू जटका विच डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अ विग्ड किंग, ठीक है। अब एक जो स्टोरी है वो क्या है, गंदा टिंडू जटका, जिसके अंदर एक स्टोरी में बताया गया है कि जो लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी। प्लाइट का मतलब क्या होता है? उनकी जो कंडीशन थी, वो जो उनकी मिजरीज थी उसके बारे में बताया गया है ऑफ अ विग्ड किंग। विग्ड किंग क्या होता है? विग्ड होता है एक तरफ से तो आप इसको नॉटी भी परसीव कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो इट मीन्स एक क्रूअल या एक थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, एक गुस्से वाला जो राजा था, उसके कंट्रोल में जो लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी वो इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताई गई है। सो दीज इंक्लूडेड एल्डरली वुमेन एंड मेन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स, ठीक है।
तो इन सभी लोगों की कंडीशन बताई गई है इन द किंगडम ऑफ अ विक्ड किंग। सो व्हेन द किंग वेंट इन डिसगाइज, डिसगाइज क्या होता है कि अपना भेष बदल के कहीं जाना, ठीक है। सो जो राजा था उसने अपना भेष बदल लिया, मतलब उसने अपनी जो राजा की जो पोशाक वगैरह थी उसको चेंज करके उसने एक कॉमन मैन की तरह अपना ड्रेसअप लिया, टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट अबाउट हिम। तो ठीक है, ये जो जटका की एक स्टोरी है उसमें क्या लिखा गया है कि एक बार एक बड़ा ही जो क्रूअल राजा था वो अपना भेष बदल के गांव में गया ये जानने के लिए कि जो उसकी प्रजा है वो उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर वो अपने खुद सामने से अपनी प्रजा से पूछेगा तो कोई उसको गलत थोड़ी बोलेगा या कोई उसको बुरा थोड़ी बोलेगा, है ना। सो इसलिए वो अपना एक भेष बदल के वहां पे गया। ईच वन ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर देयर मिजरीज, और जब उसने पूछा ना कि आपको आपके राजा कैसे लगते हैं तो हर इंसान ने उन्हें कर्स किया, मतलब किसी ने भी उनकी तारीफ नहीं की, सिर्फ उनको बुरा ही कहा कि नहीं वो अच्छा नहीं है। कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रोबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे। कहते हैं कि भाई हमें तो राजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि रात में तो हमारे चलो चोरियां होके पैसे गायब हो जाते हैं और दिन में जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो हमारा सारा पैसा लूट लेते हैं। कि मतलब जो राजा है या जो राजा के मिनिस्टर्स हैं वो हमसे इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ वैसे ही नहीं बचता, तो इसलिए हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी जो प्लाइट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। सो to escape from the situation people abandoned their village and went to live in the forest। और हार के इस कंडीशन से वो इतने परेशान हो गए, इस सिचुएशन को उन्हें हैंडल नहीं करना आया कि हार के उन्होंने उस विलेज को ही छोड़ दिया और जंगलों में जाके रहने लगे, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी जटका में मेंशन की गई है। So as this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो किंग और उसकी जो प्रजा है उनके जो रिलेशंस थे और मेनली जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव में पॉपुलेशन रहती थी, तो दीज वर रियली स्ट्रेन्ड, मतलब एक यू कैन से अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा उनके बीच में टेंशंस थी, है ना, तनावपूर्ण रिलेशन थे यहाँ पे। Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes and peasants particularly found such demands oppressive। और फिर क्या होता था कि जो राजा थे, अब देखिए जो रिलेशंस हैं उनके वो अच्छे नहीं हैं क्योंकि लोगों ने कंप्लेंट की कि उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो वही है कि जो राजा थे वो क्या करते थे, वो अपने कॉफर्स को फिल करने की कोशिश करते थे। व्हाट इज कॉफर्स? कॉफर्स मतलब तिजोरियां, ठीक है। जो अपने खजाने थे उनको वो भरने की कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिमांड करके लोगों से, जिस वजह से मेनली पीजेंट्स मतलब जो किसान वाली जो पूरा ग्रुप था वो राजा से बहुत दुखी था कि यार ये डिमांड्स बहुत ज्यादा ओप्रेसिव है कि इतना तो हम कमा नहीं पाते जितना हमें टैक्स में देना पड़ता है, ठीक है। सो एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमेन्ड एन ऑप्शन। तो हार के वही है, जब इतना परेशान हो गए टैक्स पे कर करके तो एक ही ऑप्शन बचता है कि गांव छोड़ दो, ठीक है, जंगलों में रहने लगो। As reflected in the जटका स्टोरी, जैसे जटका स्टोरी में भी बताया गया है। So meanwhile other strategies aimed at increasing production to meet the growing demand for taxes also came to be adopted। या उसी के साथ साथ और भी कुछ स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि वही अब देखिए टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। आप एक जगह रह रहे हो तो टैक्स तो यू आर लायबल टू पेइंग टैक्सेस। सो डेफिनेटली उन टैक्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अब लोगों ने कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की बाय अडॉप्टिंग सर्टेन स्ट्रैटेजीज। वो हम नेक्स्ट सब टॉपिक में कवर करेंगे। सो यहाँ तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ा कि जो राजा की जो प्रजा थी उनका ओपिनियन जानने के लिए राजा यूजुअली क्या मतलब एक स्टोरी में इंडिकेट किया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि राजा अपनी प्रजा का ओपिनियन लेने के लिए अपना भेष बदल के गांव में जाता है, वो पूछता है, लेकिन जो प्रजा है वो टोटल अपोजिट आंसर देती है टू व्हाट किंग हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। एंड हार के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, जिस वजह से उनको विलेज को ही छोड़ के चले जाना पड़ता है। सो अब जो नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं उन्होंने अपनाई ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, ताकि जो हाई पेइंग टैक्स डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। सो वन सच स्ट्रैटेजी वाज शिफ्ट टू फ्लो एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्लो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाना, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of Ganga
एंड कावेरी फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो पीजेंट्स ने अपनाई अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, तो इट वाज द प्लो स्ट्रैटेजी। प्लो स्ट्रैटेजी क्या है? तो जहाँ पे प्लोइंग के थ्रू एग्रीकल्चर हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जैसे दो पशु बांधे जाते हैं तो उसके पीछे ना एक पूरा स्ट्रक्चर सा बना होता है जिसमें ब्लेड्स बने होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जो कि थोड़ा ऐसी फॉर्म में काफी सारे ब्लेड्स बने होते हैं पैरेलल, जिसे फिर जो पशु है वो आगे से खींचते हैं तो पूरी प्लोइंग हो जाती है, सिंचाई हो जाती है। सिंचाई नहीं, सॉरी, ठीक है, प्लोइंग हो जाती है। सिंचाई मीन्स इरिगेशन। प्लोइंग हो जाती है। तो वो कहाँ पे अब इन्होंने करनी शुरू की? तो वो इन्होंने करनी शुरू की इन द फर्टाइल एलुवियल रिवर्स के क्रॉस में। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स आपको पता है जो आपकी पूरी नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स तक फैलती हैं, ठीक है। एंड जो दो टाइप की होती हैं आपको पता भी होगा, भांगड़ एंड खादर, ठीक है। जो भांगड़ है वो इतनी अच्छी नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन जो खादर एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इट इज पर्टिकुलरली फर्टाइल, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या अपनाई कि वो लो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, जिसके थ्रू जो प्रोडक्शन है एक तो वो बढ़ेगी एंड एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चर का जो टाइम है वो थोड़ा कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी प्रोड्यूस के बनने की। तो ऑब्वियसली वो फर्टाइल एलुवियल प्लेन की तरफ शिफ्ट हुए। देन द आयरन टिप्ड प्लोशेयर was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall। और फिर जिससे अब देखिए एट द एंड जो प्लो का काम होता है क्या, वो मिट्टी को ही तो ऊपर नीचे करता है ना। तो वहां पे इन्होंने क्या यूज करना शुरू किया? आयरन टिप्ड प्लोशेयर यूज करना शुरू किया। तो कौन सा वाला प्लो यूज करना शुरू किया? तो जिसके आगे जो है आयरन लगा हुआ था, लोहे का कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, ताकि जो एलुवियल सॉइल है उसको थोड़ा उथल पुथल किया जाए, ठीक है। उसके अलावा और किस रीजन में जहाँ पे हाई रेनफॉल है, क्योंकि देखिए जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ पे मिट्टी का जो बहुत ज्यादा वो दलदली होगी। अब वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत उथल पुथल करने के लिए यू डेफिनेटली नीड सम स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट, इसलिए उस टाइम पे फिर क्या यूज करना शुरू किया उन्होंने? आयरन टिप्ड प्लोशेयर यूज करना शुरू किया। Moreover, in some parts of Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for producers। अब फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी जिसमें हमने कहा कि उन्होंने प्लो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किया, जिसके थ्रू उन्होंने नया एक प्लो शेयर अडॉप्ट किया जो कि आयरन टिप्ड था। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो उन्होंने यूज की was इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। देखिए ट्रांसप्लांट करना क्या होता है, हम यूजुअली सुनते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो दैट मीन्स कि जो एक पर्सन का ऑर्गन है उसको किसी और पर्सन को दे दिया गया, ठीक है, गिविंग सम ऑर्गन और एनीथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन तो वही होता है। तो अभी यहाँ पे पैडी को मतलब राइस को कैसे प्रोड्यूस किया गया, तो उन्होंने पैडी को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे उगाना शुरू किया, जहाँ पे उनको लगा था कि एग्रीकल्चर कुड बी मोर प्रोडक्टिव, जहाँ पे यू कैन से रेनफॉल अबंडेंट है, जहाँ पानी की जो प्रॉब्लम आएगी नहीं, जिस वजह से जो है पैडी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ठीक है, सेकेंड स्ट्रैटेजी इनकी यही थी कि इन्होंने पैडी के केस में एक ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम शुरू किया, दैट इज पैडी को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे उगाना शुरू किया। बट वही है, इस काम को करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता था, बहुत ज़्यादा लेबर लगती थी, जिस वजह से दिस वर्क मेंट अ बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है, मतलब लाइक कमर टूटने वाला काम था वो, इतना मुश्किल था वो। सो while the iron plowshare led to a growth in agriculture productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent। कि ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा भी था कि प्लो एग्रीकल्चर के थ्रू वही है, जैसे थोड़ा फास्ट हो जाएगा कोई भी सिस्टम है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर वही है जो इसका यूज था वो काफी हद तक लिमिटेड था, कि हर जगह पर वो यूज होना भी शुरू नहीं हुआ, वो सिर्फ एलुवियल प्लेन वाले रीजन्स में ही था, एलुवियल सॉइल वाले रीजन्स में ही था। Cultivators in areas which were semi-arid such as parts of Punjab and Rajasthan did not adopt it till 20th century। ठीक है, फिर क्या मतलब एट द एंड वो कहना चाह रहा है कि जो पंजाब हरियाणा में ये जो सिस्टम था लो एग्रीकल्चर वाला, वो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। पानी तो अब आना शुरू हुआ है वहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो थ्रू इरीगेशन, है ना।
तो वहाँ पे अब ग्राउंड वाटर की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे क्योंकि इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे उस टाइम पे जो ये फ्लो एग्रीकल्चर था वो अडॉप्ट नहीं किया गया था। एंड ऑल्सो hilly tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. और जो वैसे हिली रीजन्स थे उन्होंने वो हो एग्रीकल्चर यूज कर रहे थे। हो आपको पता ही होगा, जिसमें वो कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको, नहीं कस्सी, जिसमें वो कस्सी का यूज करते थे फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे अब देखिए प्लो इज क्वाइट एक वो वर्क है जहाँ पे ह्यूमन का इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जो हो एग्रीकल्चर था इट वाज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन ह्यूमन वर्क ओनली, है ना, क्योंकि हो तो एक इंसान ही चला सकता है। तो हिली ट्रैक्ट्स में क्योंकि इतना रीजन होते ही नहीं थे एग्रीकल्चर के लिए, तो इस वजह से वहाँ पे हो वाला एग्रीकल्चर वाज कन्वीनियंट। सो हमने दो ही स्ट्रैटेजीज पढ़ी है खैर फिलहाल अब तक। फर्स्ट वाज वही फ्लो एग्रीकल्चर की, एंड सेकेंड जो स्ट्रैटेजी थी वो हमने पढ़ी है अबाउट द सेकेंड स्ट्रैटेजी वाज कि यस ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम यूज करना शुरू किया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी, एंड इट वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज यूज ऑफ इरिगेशन, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि आज के टाइम में हम इरिगेशन का इस्तेमाल करने लगे हैं, मतलब यूजिंग ग्राउंड वाटर, है ना, ताकि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कहीं से भी इम्पेयर्ड ना हो, चाहे वो चेंजिंग सीजन्स का ही टाइम क्यों ना है ना। सो थ्रू वेल्स एंड टैंक्स, तो वेल्स और टैंक्स के थ्रू जो है आपको पता है ये जो ट्यूबवेल्स लगा दिए जाते हैं जिनके थ्रू पानी अवेलेबल रहता है जब भी आपको ज़रूरत है, एंड लेस कॉमनली कैनाल्स. So communities as well as individuals organize the construction of irrigation works. The latter usually powerful men, including kings, often recorded such activities in inscriptions. तो बस कुछ नहीं है कि जितनी भी communities थी उन्होंने ये irrigation system शुरू कर दिए थे, and definitely जो powerful men थे या मतलब जिसमें kings आते हैं या जो भी chiefs आते हैं उन्होंने इन चीज़ों को भी inscriptions में लिखवाया था ताकि पता चल सके कि they were making use of some new technology. So अब आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड सब टॉपिक है दैट इज डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. ठीक है, रूरल सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस आए. सो व्हाइल दीज टेक्नोलॉजीज often led to an increase in production, the benefits were very uneven. अब देखिए ठीक है टेक्नोलॉजी आ गई थी बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज नॉट रियली अफोर्डेबल टू एवरीवन. जब एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है तब तो वो वैसे ही इतनी एक्सपेंसिव होती है कि कोई भी एक लेमैन इंसान उसको जो है खरीद नहीं सकता ना. अब देखिए ट्यूबवेल्स खरीदना, इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करना वाज नॉट रियली पॉसिबल फॉर पुअर या स्मॉल फार्मर्स, है ना. सो डेफिनेटली जो भी बेनिफिट्स हुए थ्रू दिस टेक्नोलॉजी वो भी अनइवन रहे, क्योंकि जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी उनकी तो प्रोडक्शन बढ़ गई एंड दे वर एबल टू पे द टैक्सेस, बट फॉर दोज जो ये अफोर्ड नहीं कर पाए उनको प्रॉब्लम्स आई. So, what is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially written within Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders. देखिए बहुत फर्क था benefits का among the three communities. एक थे जो landless agricultural laborers थे, तो क्या आप उनको expect कर सकते हो कि they will be able to buy that technology, they will be able to increase their productivity? No. स्मॉल पीजेंट्स भी इतना आसान नहीं था उनके लिए भी इन चीज़ों को, इन मेथड्स को, इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर पाना. बट वो ये फॉर लार्ज लैंड होल्डर्स ये बेनिफिट कर भी गई, है ना, क्योंकि उन्होंने इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया बिकॉज दे वर रियली दे वर एबल टू डू दैट, है ना. सो द टर्म गहापति वाज ऑफन यूज्ड इन Pali text to designate the second and third categories. Second and third categories आपकी कौन सी हैं? तो small peasants and large landholders. अब देखिए गहापति नेम से पता चल रहा है घर का पति, मतलब basically you can say एक land owner, है ना. अब देखिए small peasants could be land owner as well as large landholders could be land owners, but वो ये landless agricultural laborers तो land owners नहीं हो सकते ना. So एक टर्म गहापति वाज यूज फॉर सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरीज जिसमें आपके स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स ही आएंगे. नाउ द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन. ठीक है, विलेज हेडमैन कौन होते हैं? तो वही जो आपके जैसे पंचायत के लोग होते हैं, सरपंच वगैरह, जो कि हेरिडिटी को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है. इमर्ज्ड एज पावरफुल फिगर्स एंड ऑफन एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स. तो जो है हमारे सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पावर या कंट्रोल किसके हाथ में आया? तो जिनको इन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने के बाद बेनिफिट हुआ, तो दीज वर द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द
जो आपके विलेज हेडमैन थे उनको इन चीजों का काफी फायदा हुआ। नाउ अर्ली तमिल लिटरेचर, जिसको हमने तमिल संगम टेक्स्ट बोला था, इट मेंशंस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। ठीक है, अब तमिल संगम टेक्स्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज लिखी गई हैं अबाउट द पीपल जो कि विलेजेस में रहती थी। तो जैसे लार्ज लैंड ओनर्स जिनको वेलालर कहा गया है, प्लोमैन जिनको उजहावर कहा गया है, एंड स्लेव जिनको अदीमई कहा गया है। ऑल्दो इट इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट, इनमें से ऐसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, सो इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम न्यू टेक्नोलॉजीज। तो वही है कि जो तमिल संगम टेक्स्ट में भी डिफरेंशिएशन की गई है अमंग्स द पीपल, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बांट दी गई हैं कि एक बहुत बड़ा लैंड ओनर है, एक थोड़ा सा छोटा लैंड ओनर है, एक वो है जो स्लेव है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग वो इसीलिए था क्योंकि कुछ थे जिनके पास लैंड था बट कुछ थे जिनके पास लैंड नहीं था। ठीक है, सो इन सच अ सिचुएशन questions of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal text. So obviously it was really important ना, जिसके पास लैंड है उसके पास कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस था, बट अब जो बेचारा पुअर है जो अफोर्ड नहीं कर सकता लैंड खरीदना, तो उसका एक स्टेटस जो है वो कम ही रहा होगा ना सोसाइटी में। हाउ वुड ही बी एबल टू अर्न दैट मच, है ना। सो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट द फोर्थ टॉपिक, दैट इज लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। ठीक है, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। व्हाट इज लैंड ग्रांट्स? लैंड ग्रांट्स इज लैंड को ग्रांट करना, लैंड को देना, बेचना भी कह सकते हैं आप। एंड न्यू रूरल एलिट्स, न्यू रूरल एलिट्स मतलब नए गांव के एलिट्स। एलिट्स होते हैं मतलब जो एक टॉप टियर पर्सन्स। ठीक है, एक नॉर्मल एक लेमन भाषा में कहूँ तो। सो फ्रॉम अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड्स बीइंग मेड, many of which were recorded in inscriptions। तो उस टाइम पे जो लैंड बेचा जाता था ना या दिया जाता था एक बंदे से दूसरे बंदे को, उनकी भी इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी। अब देखिए आज के टाइम में जब हम प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं तो हमारा फुल पेपर वर्क होता है जिसमें एफिडेविट्स एंड ऑल बनते हैं। उस टाइम पे क्या था, वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड की जाती थी चीजें। सो सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन, तो ज्यादा से ज्यादा तो मतलब कुछ जो थी वो पत्थरों पे की जाती थी, बट मोस्ट ऑफ देम वर ऑन कॉपर प्लेट्स। याद रखना है कि जो लैंड ग्रांट वाली इंस्क्रिप्शंस थी वो ज्यादातर किस पर होती थी, कॉपर प्लेट्स पर होती थी। तांबे की जो प्लेट्स होती हैं उस पर होती थी, which were probably given as a record of transaction to those who received the land। तो वो किसको दिए जाते थे, वो कॉपर प्लेट्स जिन पे इंस्क्रिप्शंस लिखी होती थी, तो वो उस इंसान को दी जाती थी जिसको लैंड बेचा गया है, कि जिसके पास वो लैंड गया है उसको ये इंस्क्रिप्शन दी जाती थी। सो the records that have survived are generally about grants to religious institutions or to brahmins। ठीक है, और मोस्टली ये जो रिकॉर्ड्स जिनके थ्रू हमें पता चला कि जब लैंड ग्रांट किया जाता था तो इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, तो ये हमें कहाँ से पता चला है, क्योंकि ये कौन से इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए, तो वो इंस्क्रिप्शंस जहाँ पे ग्रांट, लैंड किसको ग्रांट किया गया था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर ब्राह्मण्स को, या मतलब किसी टेम्पल को किया गया था या फिर ब्राह्मण को ही किया गया था। सो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत, और ज्यादा से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में होते थे, तो संस्कृत में होते थे। So in some cases and especially from the 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest was in local language such as Tamil और Telugu। ठीक है, और कुछ ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस तो संस्कृत में हैं, बट बाकी जो बचे हुए इंस्क्रिप्शंस थे वो रीजनल लैंग्वेज में ही होंगे। ठीक है, सो अब और भी हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखें तो प्रभावती गुप्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है आपका, इसको ना अच्छे से हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में। सो प्रभावती गुप्ता was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history, चंद्रगुप्त सेकंड। तो प्रभावती गुप्ता जो थी किनकी बेटी थी, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। एंड she was married into another important ruling family that is वक्तास। ठीक है, तो इनकी वक्तास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में शादी भी हुई थी और ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। एंड अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट्स, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अब चीज जो आ रही है, क्योंकि प्रभावती गुप्ता वाज एन एक्सेप्शन, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू हैव एन एक्सेस टू लैंड। मतलब वुमेन जो है किसी
लैंड को ओन नहीं कर सकती थी, ठीक है। कोई भी जो औरत थी, शी कुड नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड, मतलब कोई वो पर्टिकुलरली उसको ओन नहीं कर सकती थी। However, the inscription indicates that प्रभावती had an access to land. लेकिन जो प्रभावती गुप्ता थी वो एक लैंड की ओनर थी। She had an access to land, which she then granted, और जिसको उन्होंने आगे बेचा भी था, ठीक है। So this may have been because she was a queen. लेकिन वही बात है ना, क्योंकि she was a queen ना, एक रूलिंग फैमिली, पहले तो सबसे पहले वो है ही एक राजा की बेटी, एंड देन उनकी फिर आगे शादी भी एक मतलब लाइक एक राजघराने में हुई, तो डेफिनेटली क्योंकि वो क्वीन थी इसलिए उनके पास एक्सेस टू लैंड था। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वुमन होती तो ऐसा शायद ना होता। दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी क्वीन थी जो कि मतलब जो कि जिनके पास एन एक्सेस टू लैंड था, despite the fact that at that time women were not allowed to have an independent access to land. So this may have been because she was a queen and her situation was therefore exceptional. तो ये बहुत important है, इस अपने particular paragraph को ना highlight कर लेना specially, ठीक है। So it is possible that provisions of legal texts were not uniformly implemented. तो वही है, ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पे भी एक uniformity हर जगह नहीं थी, क्योंकि definitely some exceptions were there. Okay, so the inscription also gives us an idea about rural population. अब inscriptions के through हमें rural population के बारे में भी पता चला है। So these included Brahmins and peasants, ठीक है। तो Brahmins के बारे में भी और peasants के बारे में भी, as well as others who were expected to provide a range of produce to the kings or his representatives. तो वही है, क्योंकि अब हर इंसान के बारे में पता चल रहा है वहां पे, क्योंकि ब्राह्मण जो है obviously they had a high status, they too had to give something to the kings. Similarly जो अब ये आपके peasants थे, किसान थे, उनका भी एक अलग independent status था within the society, जो whatsoever it was, उनको भी king को कुछ ना कुछ grant देनी ही थी। So according to the inscription they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all this dues. और वही है कि inscriptions के according उन्हें जो विलेज के लॉर्ड हैं, लॉर्ड मतलब वही जो विलेज के हेड हैं, उनको ओबे भी करना था एंड डेफिनेटली उन्हें टैक्स भी पे करना ही था, और वो सब नहीं करना था। इट इज नॉट जस्ट वन, सबको पे करना था। सो लैंड ग्रांट्स सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइजेस ऑफ लैंड डोनेटेड। डेफिनेटली देखिए, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी थी, फिर उसके अलावा हर स्टेट का एक अपना यू कैन से एक इंडिपेंडेंट एरिया था, है ना। अब किसी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा, किसी का एरिया कुछ ज्यादा छोटा होगा, तो डेफिनेटली रीजनल वेरिएशन के चलते जो साइजेस थे लैंड डोनेशन के, जो लैंड दिए जाते थे, ठीक है, वो भी फर्क था। जो लैंड ग्रांट की जाती थी फर्क था उनमें, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स टू वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। तो जो हम लैंड ग्रांट्स कर रहे हैं, आप इसको लैंड को बेचना भी कह सकते हैं, बट अगर आप इसको और अच्छे या कॉम्प्रिहेंसिव वे में कहें तो इट इज कि मतलब जिनको लैंड गया है, द रिसिपिएंट ऑफ दैट ग्रांट, द रिसिपिएंट ऑफ दैट लैंड, उसको भी राइट्स, वो भी अलग अलग होते थे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ लैंड। सो द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस। और वही है कि जो ये लैंड ग्रांट्स का इम्पैक्ट था वो भी काफी एक हीटेड डिबेट की तरह काम करता है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि एज सच इसकी पूरी प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Some feel that land grants were a part of strategy adopted by ruling lineage to extend agriculture to new areas. कुछ जो historians है वो कहते हैं कि ये जो land grant का जो तरीका है, ये तो एक बस इनकी strategy थी राजा की, ताकि वो productivity को enhance कर सकें। जैसे वो land को donate करेंगे आगे किसी को, तो definitely जो agriculture productivity है वो बढ़ेगी, क्योंकि वही है ना कि एक नए एरिया पे खेती करना और एक ऑलरेडी यूज्ड एरिया पे खेती करना, दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा, क्योंकि जो एक नया एरिया है वो कंपैरेटिवली ज्यादा फर्टाइल होगा एज कंपेयर टू द ओल्ड एरिया, जहाँ पे आप बहुत बार
जो है खेती कर चुके हो। तो ये एक तरीका था एग्रीकल्चर को बढ़ाने का। अच्छा, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एग्रीकल्चर को बढ़ाने का मतलब एक एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ाने का, कि आप अपने एरिया में तो एग्रीकल्चर करा ही रहे हो, उसी के साथ साथ जैसे आप लैंड ग्रांट कर दोगे किसी को तो डेफिनेटली वो वहां पर भी खेती करेगा। ओके, एंड अदर सजेस्ट दैट लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो लैंड ग्रांट है ना, समंताज से रूल हो चुके हैं। समंताज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। समंताज कौन थे? तो जो किंग्स को कहीं ना कहीं उनके एक हेल्पिंग हैंड थे, जो उनको होमेज भी प्रोवाइड करते थे एंड एट द सेम टाइम जो उनको मिलिट्री भी प्रोवाइड करते थे। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि क्योंकि जो समंताज थे वो ज्यादा पावरफुल बन रहे थे एज कम्पेयर टू किंग्स, इस वजह से जो किंग्स का उन पर से कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं हट गया था एंड दे ट्राइड टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो वो क्या कर रहे थे, वो जानबूझकर कुछ कुछ अलाइज को जीतने की कोशिश कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? तो लैंड को ग्रांट करके, कहीं ना कहीं लैंड को डोनेट कर करके वो अपना एक पावर बढ़ा रहे थे, अपनी एक यू कैन से एक पोजीशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे थे अमंग द लोकल फोक। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दे आल्सो फील दैट किंग्स ट्राइड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. तो वही है कि जो किंग्स थे वो अपने आप को एक सुपरमैन की तरह दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वही है कि वो लैंड ग्रांट कर रहे थे तो एक हिसाब से वो लोगों के नजरों में वो महान बन रहे थे, है ना, कि डिस्पाइट लूजिंग कंट्रोल वो क्या कर रहे थे, अपना कुछ कुछ अपनी पावर के थोड़े बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रेगमेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहे। ठीक है, so this was about the subtopic that is land grants and new rural elites, जिसमें अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इन्होंने और दी है, that is land grants provide some insight into the relationship between cultivators and states. However, there were people who were often beyond the reach of officials or samantas, pastoralists, fisher folk, hunter gatherers, मोबाइल और सेमी सेडेंटरी आर्टिसंस एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। वो यही कह रहे हैं कि लैंड ग्रांट्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट मतलब वही जो राजा का कंट्रोल है, एंड एज वेल एज जो बाकी कल्टिवेटर्स हैं जो खेती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो इन समंताज या ऑफिशियल्स या राजा तक पहुंच ही नहीं सकते थे, है ना। So generally such groups did not keep detailed records of their lives and transactions. इस वजह से किसी भी inscriptions में इन नॉर्मल लोकल फोक का कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो क्योंकि वो इन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतना एक वास्ट एरिया हो जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं तो इट इज रियली इम्पॉसिबल ना ईच एंड एवरी पर्सन के पास जाके उसका कुछ ओपिनियन ले रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क आ जाता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर होल टॉपिक दैट इज द चेंजिंग कंट्री साइड। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं 1 मार्कर के लिए हो सकता है, बट मोस्टली इफ यू वुड कंसीडर द केस फॉर इट टू बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन, सो इट इज नॉट रियली पॉसिबल। अगर होगा भी तो वो यही होगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई थी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ठीक है, अदरवाइज एज सच इसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब 1 मार्कर के लिए है। तो एक जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग, और बस जब पढ़ रहे होगे तो जो ये टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ लेना, जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन। अदरवाइज इतना सिग्निफिकेंट ये भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्रभावती गुप्ता वाला पैराग्राफ मत छोड़ना, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी के लिए this is sufficient for this video and thank you very much for watching and stay tuned for the upcoming videos। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा that would be towns and trade, so जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। So thank you very much।